हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम शीतल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में एग्जैक्टली अपनी लोकेशन नहीं बता सकती, बस इतना आपको बताना चाहूँगी कि जिस घर में मैं रहती हूँ या फिर जिस घर में बचपन से रहती आई हूँ उसमें कुछ तो बहुत ज़्यादा अजीब है। अब इससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं वो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वही घटना बताती हूँ जो सबसे हाल ही में हुई है। मेरे पति एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं जो कि चेन्नई में है, इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम चेन्नई में ही रहते हैं। 15-20 दिनों बाद ही वो यहाँ पे 3-4 दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। ये बात तकरीबन 2 साल पुरानी है। तब हुआ कुछ ऐसा था कि मुझे पिछले कुछ दिनों से रात में अपने बेडरूम में सोते टाइम अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। आवाज़ें सुनकर ऐसा लगता था कि मेरे बेडरूम के पास कोई ना कोई है जो कि चल रहा हो, और उसके फुटस्टेप्स मैं सुन पाती थी। मैंने कई बार रात में उठ के अपने बेटे का रूम चेक भी किया, लेकिन हर बार वो मुझे सोया हुआ ही मिलता। हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई रहता भी नहीं था। कभी कभी ऐसी आवाज़ें भी आती जिन्हें सुनकर लगता कि मानो कोई ज़मीन पे किसी चीज़ को रख के घसीट रहा हो। मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करती नहीं थी, इसीलिए मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो मैंने एक रात में नोटिस करी वो बेहद अजीब थी। मैं जब रात में ऐसी ही एक बार आवाज़ से उठी तो मुझे काफ़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी, ऐसी कि मानो कोई मेरे बिल्कुल सामने हो लेकिन मैं उसे देख ना पा रही हूँ। और डर तो मुझे तब लगा जब मेरी जो पालतू बिल्ली है जिसका नाम मिनी है, मैंने उसे देखा। वो मेरे बेड के जस्ट साइड में बैठी हुई थी और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल सामने देख रही थी, ऐसे जैसे सामने कोई खड़ा हो और वो उसे ही देखे जा रही हो, लेकिन सामने दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर मैं थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर भी मैंने ये घटना किसी को भी नहीं बताई। मैं बिना मतलब के अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक जब भी मुझे ये आवाज़ें आती तो मैं चुपचाप अपनी लाइट जलाती और लाइट जला के ही सो जाती। ये घटनाएं ऐसे ही तकरीबन 10 दिन तक चलती ही रहीं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो बहुत ज़्यादा ही अजीब था। अब जब मैं सुबह सुबह रोज़ उठती हूँ तो मेरा एक ही रूटीन बना हुआ है। मैं खुद जल्दी से स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और घर से निकलने से पहले अपने बेटे को आवाज़ मारती हूँ ताकि वो उठ जाए, और फिर वो मेरे साथ नीचे आता था और उसके बाद मैं अपनी स्कूटी बाहर निकालती और स्कूल के लिए निकल जाती, और फिर वो अपने स्कूल के लिए तैयार होता था। तो सुबह मैं बस घर से निकलने ही वाली थी। मैं ऊपर से नीचे आते हुए अपने बेटे को आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मैंने अपने बेटे को एक बार फिर से आवाज़ मारी, लेकिन इस बार फिर से उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरे बेटे की नींद बहुत हल्की है और ये मुझे पता है, इतनी हल्की कि एक बार मैं आवाज़ देने के बाद वो उठ जाता है। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि वो शायद अपने बेडरूम में नहीं है। हो सकता है कि वो शायद बाहर घूमने वूमने चला गया हो या फिर कहीं और हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उसे आवाज़ मारी हो और वो जवाब न दे। मैंने एक बार और उसे आवाज़ दी, लेकिन इस बार भी मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। तो मैं उसके रूम के दरवाजे के बाहर आके बस दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अचानक से उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा खोल के मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा डरा हुआ और काफ़ी कंफ्यूज सा है। मैंने उसे थोड़ा गुस्से में पूछा, जब तुम रूम में ही थे तो मेरी आवाज़ का जवाब नहीं दे पा रहे थे? इस पे उसका जवाब बेहद अजीब था। उसने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने उसे थोड़ा और डांटा, मुझे नहीं पता का क्या मतलब? अगर मैंने तुम्हें आवाज़ मारी तो तुम्हें उसका जवाब देना था। मैं उसी गुस्से में उससे ज़्यादा कुछ बिना कहे स्कूटी निकाल के बाहर जा ही रही थी कि उसने मुझे रोका और कहा, मम्मा 1 मिनट रुको। मुझे आवाज़ आई कि आप मुझे बुला रही हो।
मैं उठा और मैंने जवाब दिया कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं रूम से बाहर गया तो मैंने देखा कि आप वहाँ पे थी ही नहीं। इसीलिए मैं वहीं पे खड़ा होके आपका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर तक मैं वहीं पे खड़ा रहा तो मुझे लगा कि शायद आप नहीं आओगी, और मैंने ये भी नोटिस करा कि आपके बेडरूम की लाइट ऑफ है। इसीलिए मैं वापस से अपने कमरे में चला गया ताकि अगर आप फिर से मुझे आवाज़ मारें तो मैं वापस आ जाऊं। लेकिन जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुझे पता चला कि सुबह के 3:10 हो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूं कि आपने मुझे बुलाया होगा। इसीलिए मैं फिर से बेड पे लेट गया। लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बाद ही मुझे फिर से आपकी आवाज़ आई। आपकी आवाज़ को मैंने फिर से जवाब दिया कि मैं आ रहा हूँ, और बेड पे से उठ के मैं बेडरूम से बाहर गया। लेकिन एक बार फिर से आप वहाँ पे नहीं थी। इसीलिए इस बार मैं आपको देखने के लिए आपके बेडरूम के अंदर ही आ गया और देखा कि आप सो रही थी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है आप मुझे नींद में ही आवाज़ मार रही हो। इसीलिए मैं वापस से अपने कमरे के अंदर चला गया। मैं बस सोच ही रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे एक बार फिर से आवाज़ आई कि आप मुझे बाहर बुला रही हो। इस बार मैंने लेकिन जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर में आपने मुझे एक बार फिर से आवाज़ दी, लेकिन इस बार भी मैंने आपकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुझे आपके पैरों की आवाज़ सुनाई दी और लगा कि आप मेरे कमरे के पास आ रही हो। इसलिए मैं जल्दी से उठा और गेट खोल के बाहर गया। लेकिन हैरानी की बात थी कि आप इस बार भी बाहर नहीं थी। इस बार मैं ये देखकर थोड़ा डर गया, और उसके बाद से मैं जगा ही हुआ हूँ और तब से यहीं पर बैठा हुआ था। अब जाके आपने मुझे जब सच में आवाज़ मारी तब भी मैं यही सोच रहा था कि आप बाहर हो या फिर नहीं। इसीलिए मैंने आपकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया था। लेकिन आप इस बार यहाँ पर सच में थी। जब मेरे बेटे ने मुझे ये पूरी घटना बताई तो मानो मेरे मन में भी एक अजीब सा डर आ गया उस घर को लेकर। दरअसल वो जो घर था उसमें मैं अपने बचपन से रह रही थी। पहले मेरे मम्मी पापा और मैं उसी घर में रहते थे। पहले जो मेरे बेटे का कमरा आज है वो मेरा ही कमरा था, और उस कमरे में वाकई में मैंने बहुत ही अजीब सी चीज़ें नोटिस करी हुई थी। जब मैं तकरीबन 18 साल की थी, मुझे याद है कि डेली रात को मुझे ऐसा लगता कि मेरा बेड हिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हल्की सी अपनी नींद से उठती तो बेड का हिलना बंद हो जाता। कई बार ऐसा होता कि जब मैं किताबें जहाँ पे रखती थी, किताबें वहाँ से गायब होकर मेरी साइड वाली टेबल पे आ जाती थी। लेकिन ये घटनाएं मैंने कभी भी अपनी मम्मी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें सिर्फ फालतू की टेंशन होगी और उसके बाद फालतू में झाड़ फूक का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन ये घटनाएं इस रूम में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी मम्मी के साथ भी एक बार हुई। उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने फिर किसी झाड़ फूक करने वाले बाबा को ही हमारे घर में बुलाया था, और उन्होंने बस इतना कहा था कि वो जो भी है उसने इस कमरे में कुछ कर रखा है। इस कमरे में मानो उनकी दुनिया का एक प्रवेश द्वार है। अब ये बात मुझे तो बहुत ज्यादा फालतू लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये घटनाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि अब मेरे बेटे के साथ भी हों। दरअसल मेरी जो बेटी है उसके साथ भी बहुत अजीब घटनाएं इस रूम में हुई थी। इसीलिए मैंने उसे उसकी मौसी के घर पे भेज दिया था। वो जब भी इस रूम में रहा करती थी उसे रात में स्लीप पैरालिसिस हो जाती थी और बहुत ही बुरे बुरे सपने आते थे। इसीलिए मैंने उसे उसकी मौसी के घर पे भेज दिया। लेकिन ये घटनाएं इस बार मेरे बेटे के साथ भी हुई, और इतना तो मैं अपने बेटे को देखकर साफ बता सकती थी कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि उस कमरे में ऐसी क्या शक्ति है जो कि ऐसा होता है, लेकिन वो जो भी है वो वहाँ पे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की पहली घटना। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर। ये हमें बताई है अभिषेक जी ने। आइए
अब आगे की कहानी को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। मैं झरसुगुड़ा ओडिशा का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं भूत प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे साथ कोई ऐसी कुछ खास सुपर नेचुरल हैपनिंग नहीं हुई। बट जो मेरे साथ हुआ है उसे सोचकर मैं आज भी घबरा जाता हूँ, या फिर आसान शब्दों में कहूँ तो डर जाता हूँ कि क्या होता अगर उस दिन मैं वापस नहीं आया होता। बात तकरीबन 3 साल पहले की है। मैं अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई करने के लिए केओंझार गया हुआ था। ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत सा इलाका जो कि बस अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे ओडिशा में फेमस है। वैसे तो जिस एरिया में हमारा कॉलेज है वहाँ ज़्यादा अमीर और अच्छी खासी फैमिलीज रहती हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही एरिया में, क्योंकि बाकी का जो एरिया है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि बिजली पानी वगैरह भी ठीक से नहीं है। मैं अपने कॉलेज के पास वाले भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहता था, क्योंकि वहाँ से कॉलेज बस 700-800 मीटर की दूरी पर था और मैं चल के भी अपने कॉलेज जा सकता था। मैं जिस एरिया में रहता था उसका नाम काशीपुर था। वैसे तो ये एरिया बहुत भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन यहाँ के लोग शहर की तरह नहीं हैं। वो शांति पसंद करते हैं और इसीलिए 9 या 9:30 बजे तक सारी दुकान और बाजार बंद हो जाते हैं। ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक इलाका ऐसा था जहाँ लोग रहते तो थे, पर दिन ढलते ही वहाँ सन्नाटा पसर जाता था। वहाँ सब कुछ नॉर्मल है सिवाय एक चीज़ के, और वो जगह है एक बैंक की बिल्डिंग। दरअसल वो बिल्डिंग काफ़ी समय से अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो शायद अब कभी बनकर पूरी हो भी ना। वजह मैं आपको बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि मेरी सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, और जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो मेरी एज भी कम थी, ऊपर से वहाँ पे बिल्डिंग के लोगों को ये पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं हमेशा बाहर जाके ही सिगरेट पीता था। पहले कुछ दिन तो मैं यूं ही इधर उधर घूम घूम के कोई ना कोई जगह ढूंढ के सिगरेट पी लेता था। लेकिन एक बार मैं जब अपने दोस्त के साथ स्कूटी से जा रहा था तो मैंने जाते वक्त एक बिल्डिंग देखी। देखते ही हम दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आया कि शाम को सिगरेट पीने के लिए अब यहीं आया करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान सी थी। वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। और अगले दिन मैं और मेरा दोस्त सिगरेट का एक बॉक्स लेकर वहीं पर पहुंच गए। देखने से वो बिल्डिंग किसी खंडहर से कम नहीं लग रही थी। वहाँ पर 5 से 6 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें से एक बिल्डिंग में शायद 2 लोकल लोग अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहते थे और बाकी बिल्डिंग्स बिल्कुल खाली थी, ऐसी जैसे कि हमें हॉरर फिल्म्स में देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सुनसान। वो जो पूरी बैंक की बिल्डिंग थी वो मानो एक छोटा सा जंगल टाइप बन गया था। घास बहुत ही ज्यादा ऊंची हो गई थी, क्योंकि वो जगह पिछले कई सालों से बंद थी। हम वहां पे गए और तकरीबन आधा घंटा वहां पे बिताने के बाद अपने घर आ गए। उसके बाद यूं हुआ कि हम और कहीं जाते ही नहीं थे, सीधा हम शाम होते ही उसी जगह के लिए निकल जाते थे। धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि हमें सिगरेट ना भी पीनी हो तब भी हम उस जगह पे जाकर बैठ जाते थे और वहीं पर काफी देर तक बैठे रहते थे। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। शायद रात के 8 बजे के आसपास का समय होगा। उसके बाद हम दोनों को भूख लगने लगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार भूख लग रही है, चले क्या? तो उसने भी कहा, हाँ यार भूख तो बहुत लग रही है, एक काम कर तू यहीं रुक, मार्केट से ही मैं कुछ ले आता हूँ, यहीं बैठकर खा लेंगे और उसके बाद घर चलते हैं। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि हमारा एक और जो तीसरा दोस्त है, जो कि हमारा रूम पार्टनर ही है, वो वहां पर आ गया। उस समय दरअसल मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे चैटिंग कर रहा था। मेरा जो दोस्त बाद में आया था उसने मुझे सिगरेट ऑफर करी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। और उसके बाद मैं फोन पे बात करते करते ही अपने घर कब चला गया मुझे पता ही नहीं रहा। बाकी के मेरे दोनों दोस्त मार्केट चले गए थे और मैं घर आ गया था। घर आए हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन रात के 9:30 बज चुके थे। घर पे उस वक्त था तो मैं अकेला, लेकिन ऐसा लग रहा था कि घर आते वक्त मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा हो, या फिर ऐसा कि कोई मेरा पीछा कर रहा था।
लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया। बाद में मेरे बाकी के दोनों दोस्त भी घर आ गए। अब मैं आपको बता दूं कि हम उस रूम में टोटल 4 पार्टनर्स रहते थे जो कि उस रूम को शेयर करते थे। हम 3 तो उस वक्त तक घर आ चुके थे, लेकिन चौथा पार्टनर वो अभी भी बाहर ही था। तो मैंने देखा कि अचानक से मेरा फ़ोन बजा और वो फ़ोन था मेरे उसी चौथे दोस्त का। जैसे ही मैंने उसका कॉल उठाया, उसने एक घबराई हुई सी आवाज़ में मुझसे कहा, भाई तू कहाँ पे है? मैंने कहा, क्या हुआ भाई, मैं तो घर पे हूँ, तू ये बता कि तू कहाँ पर है। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो बहुत घबराया हुआ था। वो बस बार बार यही बोलता रहा कि भाई फ़ोन डिस्कनेक्ट मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, मुझसे बात करते रहना बस। वो लगातार यही बात बोले जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं यही सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैंने फ़ोन कट नहीं किया। और उसके बाद और थोड़ी देर में वो भागता हुआ सीधा घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई होश ही ना हो, और वो दरवाजे के पास आते ही गिर के बेहोश हो गया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए कि वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया। फिर भी हमने उसे उठाया और बेड पे लिटा दिया। हम चाहते थे कि वो जल्दी से होश में आए, और जैसे ही वो होश में आया, हमने फ़ौरन उससे पूछा, भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू बेहोश हो गया सीधा? तब उसने बताना स्टार्ट किया। दरअसल शाम को जब हम उस बिल्डिंग पर बैठने के लिए जा रहे थे, तब वो अपने किसी और दोस्त के साथ बिजी था, तो मैंने उसे बुलाया था, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं आ पाया था। बाद में जब वो फ्री हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं सीधा वहीं पे चला जाता हूँ, और उसके बाद वो उसी बिल्डिंग के पास पहुँच गया। लेकिन उसने बताया, मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो वो एरिया कुछ ज़्यादा ही सुनसान लग रहा था। मतलब जैसा नॉर्मल दिनों में लगता है वैसा भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही। किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। और क्योंकि हम लोग उस बिल्डिंग की छत पर बैठते थे, तो उसने पहले तो मुझे नीचे से ही आवाज़ मारी, अभिषेक भाई ऊपर हो क्या? और उसके बाद जो उसने जवाब दिया, उसे सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि ऊपर से मेरी आवाज़ आई, और मैंने उससे कहा ऊपर आ जाओ। ये सुनकर एक पल को तो मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं बिल्कुल नहीं कह सकता था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर उसने बताया कि मेरी आवाज़ सुनने के बाद वो बिना रुके सीधा सीढ़ियों से ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद जो उसने देखा, उसे देखकर उसका खून जम गया। उसने कहा कि वो जैसे ही ऊपर गया तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्त, यानी कि मैं और हमारा जो एक और पार्टनर है, वो छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े हुए हैं, और जैसे ही वो ऊपर आया, हम दोनों वहां से नीचे कूद गए। उसने कहा कि ऐसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाया और भाग और लपक कर नीचे देखने के लिए गया। लेकिन असली डर का एहसास तो उसे तब हुआ कि जब उसने देखा नीचे कोई भी नहीं था। वो उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ अकेला था। और ये सब घटनाएं वाकई में तब हुई थी जब मैं और मेरे दोस्त उस जगह से निकल चुके थे। इसके बाद मेरा दोस्त बहुत बुरी तरीके से डर गया, और तभी उसने मुझे फ़ोन किया था, और मैंने उससे कहा था कि मैं तो घर पर हूँ। यही सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई, और वो इस तरीके से भागते हुए घर पे आया, और डर के मारे वो गेट पर आते ही बेहोश हो गया। अब उसके साथ वहाँ पर वो जो भी हुआ, ये तो मुझे नहीं पता कि उसका कारण क्या था, लेकिन क्योंकि वो बहुत डर चुका था, इसीलिए हम अगले ही दिन हमारे घर के पास में जो एक मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने के लिए गए। वहाँ पर हमने मंदिर के पंडित को सारी बात बता दी, तो उस पंडित ने जो बताया उसे सुनकर हम बहुत ही हैरान हो गए। उसने बताया कि ये जो बिल्डिंग है, इसका निर्माण शायद 2005 या 6 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 2 साल बाद ही यहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल दहला के रख दिया। दरअसल शाम के समय 2 लड़कियां उस जगह से गुजर रही थी, और क्योंकि वो एरिया वैसे तो अब भी सुनसान है, लेकिन उस समय तो वहाँ पे उस बिल्डिंग के अलावा और कुछ भी नहीं था, और वो कुछ ज़्यादा ही सुनसान एरिया था। आसपास सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। तो वहाँ पर कुछ लोग जो कि नशा कर रहे थे, उन लोगों ने उन दोनों लड़कियों को पकड़ लिया, और उसके बाद अगले दिन
उन लड़कियों की लाश बहुत ही बुरी हालत में उस बिल्डिंग में पड़ी हुई मिली। उस घटना के बाद सभी लोग उस जगह पर जाने से डरने लगे। जो लोग वहां पे जाते या फिर जो मजदूर वहां पे काम करते, उन्हें अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं था। पूरे एरिया में वो बिल्डिंग डर का एक नाम बन चुकी थी। इसीलिए उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया, क्योंकि कोई भी वहां काम करने से मना कर देता। पिछले कई सालों से उस बिल्डिंग को सील भी किया गया था, लेकिन हाल ही में वो सील हटाई गई। जब हमें उस बिल्डिंग का पास्ट पता चला तो सच में हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। और मेरे उस दोस्त की जो हालत थी वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन मैं भी यही सोचकर बहुत ज्यादा डर रहा था कि हम इतने दिनों से एक ऐसी बिल्डिंग पे जाके बैठते थे जहां पर पिछले कई सालों से कोई नहीं गया, और लोगों की माने तो वहां पर उन लड़कियों की आत्माएं आज भी घूम रही हैं, जो कि कई लोगों को अपने होने का एहसास दिला चुकी हैं।